तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार से सरकारें सब्सिडी देती है। और जो सब्सिडी है ये कितने प्रकार का है, कितने प्रकार की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है? रिविजन नहीं किया बेटी? आइए बाबू आइए, बताएं। आज आप लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ लग रहा है रिविजन करके नहीं आए हैं। कौन कौन? बेटी सरकार के द्वारा कितने प्रकार की सब्सिडी दी जाती है? बहुत आसान है, अगर का संख्या नहीं याद है तो जो याद है वही बता दीजिए। जैसे कृषि में सब्सिडी और सब्सिडी, ओके, हाँ, रोजगार के लिए सब्सिडी, परिवहन के लिए सब्सिडी, बहुत अच्छी सब्सिडी, हाँ, उसको धार्मिक सब्सिडी कहते हैं, ओके, सही है। खाद्यान्नों पर सब्सिडी, उत्पादन सब्सिडी, खाद्यान्नों पर सब्सिडी, बिल्कुल यही सब तो सब्सिडी है, अलग से कुछ भी नहीं है। आप लोग घबराएं नहीं, जो याद रहे वो बता दें, जो नहीं याद हो तो फिर से रिविजन कर लें। ये लगना चाहिए ना माइंड में क्या रह गया, उसको हमें फिर से दोबारा दोहरा लेना है। बताने का है, पूछने का यही होता है कि आपके दिमाग में कुछ बचा है या पूरा भूल गए। अगर कुछ बचा है तो अच्छी बात है, जो नहीं बचा उस पर बार फिर से रिविजन कर लीजिए, वो भी आ जाए, ठीक। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धार्मिक सब्सिडी सबसे पहले किस राजा ने दिया था अपनी जनता को? सब्सिडी, हाँ, धार्मिक सब्सिडी किस शासक ने पहली बार अपनी जनता को दिया था? कल आपने पढ़ा ना, धार्मिक सब्सिडी की देती है गवर्नमेंट। तो कौन सा शासक था जिसने पहली बार, या ये तो एक सल्तनत काल का कौन सा शासक था? और आसान कर दे रही हूँ बेटी, सल्तनत काल का कौन सा शासक है जिसने धार्मिक सब्सिडी दी थी? सल्तनत का, आपका मुगल काल के हैं, तो सल्तनत काल में कौन सा शासक था? अभी आसान कर दिया। आप दोनों लोग इब्राहिम लोदी ही बताएं, और कोई कुछ? बिल्कुल आप लोग आज़ाद हैं, बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह हैं, जिधर मन करे उधर पर मार सकते हैं। कोशिश तो करें उड़ने का कि हाँ कौन हो सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। फिरोज शाह तुगलक सरकारी खर्चे पे हज यात्रा की व्यवस्था किया था ना जनता के लिए, और उन्होंने बहुत सारा किया था, खैराती अस्पताल, बेरोजगारी दफ्तर, जो होते हैं उनके यहाँ स्लैब्स, मतलब गुलाम के लिए अलग से उन्होंने विभाग बनाया था, इमारतों के संरक्षण के लिए इमारतिया विभाग बनाया था। इसलिए उन्होंने बहुत सारे विभाग बनाए, फल का उद्यान बहुत बड़े पैमाने पे लगाया, नहरें बनी, मतलब बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो उनका नाम याद रखिएगा। हालांकि ब्राह्मणों पर जजिया पहली बार लगाने वाले वही हैं, तो थोड़े विवादित भी हैं। फिरोजाबाद उन्होंने बसाया है, और क्या बसाया है? सही है, फिरोजाबाद हो गया, आपका जौनपुर हो गया, फतेहाबाद, इस तरह के कई सारे शहर उन्होंने बसाए, लगभग एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन कई सौ शहर उन्होंने बसाए हैं, ठीक है। तो यहाँ काम हम लोगों ने कल पढ़ा था सब्सिडी देने के फायदे क्या होते हैं, क्या सरकार सब्सिडी देती क्यों है? आपने बताया सब्सिडी क्या है? कमजोर वर्गों की सहायता, किसान पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए, ओके, बहुत अच्छे। और किसानों का विकास हो सके, ठीक, उनकी आय में वृद्धि हो, सही है। और कुछ? बहुत अच्छे, बिल्कुल आप बताते जाए, मैं जानना चाहती हूँ आप कितना आपके दिमाग में रह गया है रिविजन के बाद, क्या क्या आप याद कर पाए? अगर सरकार किसान को खेती में सब्सिडी देती है तो उन्हें अदर चीज में प्रॉब्लम नहीं होगा, पढ़ाई कराने में प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही है, विकास तभी ना होगा जब उस पर पैसे बचेंगे और अन्य क्षेत्रों में वो उसका उपभोग कर पाएगा या अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो ले पाएगा। और कुछ? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, आप लोगों ने काफ़ी हद तक किया है। जो भी पॉइंट बच रहे बेटे, जो लग रहा है आपको अरे ये पॉइंट और होने चाहिए, फिर मुझे कंप्लीट याद होना चाहिए, एक बार फिर से रिविजन कर लीजिएगा। फ़ायदे क्या क्या है सब्सिडी देने की? गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उससे क्या लाभ मिलता है? बेटे आप लोग भी प्रयास करें, जितना बोलने का कोशिश करेंगे ना उतना ही आप लोग के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। बताएं, गलत बताएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप लोग सीख रहे हैं ना, तो सही गलत कुछ भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। बताएं कि लाभ क्या है सब्सिडी देने के? मैम सब्सिडी बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कमजोर वर्गों को सहायता मिल जाती है सब्सिडी के, बिल्कुल मेनली
है कि कमजोर वर्गों को सहायता उपलब्ध कराना। ठीक, और सभी की पहुंच में। हाँ, ज़्यादातर जनता ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ऐसे लोगों को भी उनकी पहुंच में वो सारी चीज़ें हो जो कि होना चाहिए। और बेरोजगारों के लिए लघु उद्योग बढ़ाया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, ताकि बेरोजगारी कम हो, रोजगार का संख्या बढ़े, सृजन हो रोजगार का। ठीक है, बहुत बढ़िया। मोटा मोटा आप लोगों ने बताया किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, आम जनजीवन में वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए जो हर इंसान को मतलब ज़रूरत होती है वो उसका उपभोग कर सके। साथ ही बेरोजगारी को कम करना, क्योंकि आज की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है और इस समय आपके यहाँ हर प्रकार की बेरोजगारी चरम पर है, खास करके शिक्षित बेरोजगारी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। हानियाँ क्या क्या हैं सब्सिडी देने से? भ्रष्टाचार, आइए देखिए, क्या नुकसान होता है बच्चा? करप्शन, जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँच पाता। इसका लाभ अनुभवी हो। हाँ, इसका फायदा वो लोग ही ले लेते हैं जिसको इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो सब्सिडी का क्या दुरुपयोग हो जाता है। ठीक, और राजकोषीय घाटा वृद्धि होती है। हाँ, राजकोषीय घाटा बढ़ता, सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ता, क्योंकि पैसा अनावश्यक ऐसे ही चला जाता है। हम कृषि को सब्सिडी देने से सब लोग मतलब सिंचाई के दौरान पानी की बर्बादी करते हैं और अधिक से अधिक उर्वरकों का प्रयोग करके भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे बच्चा, सही है। किसानों को जब बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलने लगती है तो बहुत सारे किसान उसका दुरुपयोग करने लगते हैं और फिर वो बिजली का अनावश्यक यूज करके बहुत ज़्यादा पानी जो है वो कंज्यूम करते हैं, अनावश्यक पानी को बर्बाद करते हैं, जिससे वाटर लेवल घटता है। साथ ही उर्वरक जब सस्ते हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी, जल, वायु, मनुष्यों का स्वास्थ्य ये सब प्रभावित होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो नकारात्मक होता है। जो अच्छे खाद होते हैं उस सबको लोग छोड़ करके खास करके किस पे आ जाते हैं? रासायनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा करने लगते हैं, कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं, वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। आप लोग जब पढ़ेंगे इन्वायरमेंट तब उसमें देखेंगे 10% का नियम, उसमें आप पढ़ेंगे जो कीटनाशक होते हैं उसका असर लास्ट वाले जो उपभोक्ता होगा उसके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। आपने नाम सुना होगा डाइक्लोफिनेक, एक ड्रग्स होता है जिसकी वजह से किडनी वीक हो रहा है। तो आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाएगा कि कीटनाशक खत्म नहीं होते, ये नहीं कि आपने पौधों पे छिड़क दिया तो वो खत्म हो गया, उसको आहार श्रृंखला में वो चला जाता है और वो आगे की स्तर पे उसका लेवल बढ़ता चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से लिंक करते हैं और जब आप पढ़ेंगे ना तो ध्यान लगाया करिए कि इसका हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट है, ये ज्योग्राफी में कहाँ लिंक कर रहा है, तो बहुत आसानी से आपको याद होगा और यहाँ पे बर्डन नहीं पड़ेगा और दिमाग सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक, तो बहुत अच्छी है, आप लोगों ने काफ़ी कुछ याद किया और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं बताने का। आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है तो कॉन्फिडेंस आना भी चाहिए बच्चा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है और वो तभी आता है जब हमें नॉलेज होता है, हमें याद होता है, हमें पता होता है। तो पहले आप लोग पढ़ के आएँ अच्छे से, तब बता पाएंगे और फिर धीरे धीरे और एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, लिख भी पाएंगे उसे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा था और मैंने कहा था वो कई बार आयोग ने पूछा है, IAS में भी आया है, TCS में भी आया है, वनडे एग्जाम्स में भी आए हैं, कि आपका एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार को कंट्रोल करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO कंट्रोल करता है। WTO संस्था के जो सदस्य देश हैं ये अपने यहाँ जो भी चीज़ उत्पादन करते हैं उस पर वो कितना सब्सिडी देंगे, कितना नहीं देंगे, ये सब क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। तो WTO के द्वारा कृषि के क्षेत्र में जो सदस्य देश सब्सिडी देते हैं, कितने प्रकार की कैटेगरी में WTO ने इसको बांटा हुआ है, बताएं जरा। वेरी गुड, नंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। बताएंगे बच्चा इसमें से कौन सी सब्सिडी है जिस पे WTO रोक नहीं लगाता? ग्रीन बॉक्स हमारा ऑलवेज अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स को WTO की नहीं रोक लगाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सब्सिडी है जो विश्व व्यापार में विसंगति या विकृति उत्पन्न नहीं करता? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ही है जो विश्व व्यापार में विकृति
विकृति या विसंगति उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इस पे WTO रोक नहीं लगाता। बाकियों पे WTO के द्वारा रोक लगाया जाता है। तो हम ये कल पढ़ रहे थे, आपने हेडिंग भी डाल रखा है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, और उसमें आपने शायद एक दो पॉइंट नोट भी किया है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, आज इसको खत्म करना, मुझे नया चैप्टर भी शुरू करना है, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस मुझे सिर्फ एक हफ्ते लेनी है और एक हफ्ते में जो बचे हुए पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करूँगी। हाँ देखिए, प्रोत्साहित नहीं करता, उसने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया हुआ है। जैसे आपने दुनिया में कितने प्रकार की कंट्रीज होते हैं अर्थव्यवस्था के आधार में, आपने पढ़ा होगा कितनी विकसित, विकासशील और अविकसित। तो आपके जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, इन्हीं पे ही WTO के नियम कानून लगते हैं, क्योंकि अविकसित ऑलरेडी गरीब है, उस पर कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, उसे तो मोटिवेट करने की जरूरत है, तो उसका तो कहीं नाम नहीं आता। लेकिन विकसित और विकासशील देशों के लिए नियम बनाता है WTO। जो विकसित देश हैं उनको कहता है कि आप अपने यहाँ किसानों को 5% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन आया है कि विकसित देश कितना % सब्सिडी अपने यहाँ दे सकते हैं किसानों को या विकसित क्षेत्र में WTO के अकॉर्डिंग। तो कितने % दे सकते हैं? 5% से ज़्यादा नहीं दे सकते। और विकासशील देश अपने यहाँ किसानों को 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नोट भी कराऊंगी, याद भी रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। रीज़न, अगर WTO उनको छूट दे दे विकसित कंट्रीज को कि अपने वहाँ किसानों को जितना चाहे छूट दे सकते हैं, तो फिर वो अपने यहाँ किसानों को MSP ज़्यादा जारी कर देंगे, सब्सिडी बहुत ज़्यादा दे देंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पर्याप्त पैसा है और टेक्नोलॉजी भी है। अगर वो अपने यहाँ किसानों को ये सारी सुविधाएं बढ़ा चढ़ा के दे दें, तो उनके यहाँ किसान उत्पादन बहुत ज़्यादा करने लगेंगे। और आप सभी को पता है, इकोनॉमी का नियम है, जब किसी चीज़ का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब उसका डिमांड घटता है और वो सस्ता हो जाता है। और अगर वो सस्ता हो गया तो दुनिया के अन्य कंट्रीज जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे सरकार अभी उतनी सक्षम नहीं है कि अपने किसानों को ज़्यादा सुविधाएं दे सके, वहाँ पे उत्पादन उतना नहीं होगा, तो उत्पादन वहाँ का महंगा होगा। तो दुनिया के जो बहुत सारे देश हैं वो वहाँ से ही केवल सामान लेना पसंद करेंगे जहाँ उनको सस्ता मिलेगा। जैसे चाइना को देख लीजिए, दुनिया के हर कंट्री में चाइना का सामान भरा पड़ा है। इंडिया में तो 60% चाइनीज माल ही रहते हैं। आप सबके पास जितने सामान होंगे उसमें से 70% चाइनीज माल होगा, छोटे से लेकर के बड़ा तक चाइना का सामान ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है और वो कम दाम में बहुत सारी चीज़ें आपको बढ़िया चीज़ें उपलब्ध करा देता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर चाइना जैसे ही कई देश करने लगे तो बाकी के अन्य देशों का मार्केट बर्बाद हो जाएगा। जैसे हमारे इंडिया का ही देख लीजिए, हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इनोवेशन, कोई भी इस तरह का टेक्नोलॉजी, कोई भी इस तरह का कोई काम किया जा रहा है, ना तो कृषि के क्षेत्र में किया जा रहा है, ना तो उद्योग धंधों के क्षेत्र में किया जा रहा है, ना ही सेवा के क्षेत्र में, बल्कि जो नौकरियाँ उसे भी खत्म करने का कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो हमारे जैसे देशों की तो हालत खराब हो जाएगी। हमारे उत्पाद वैसे भी इतने महंगे हैं कि हम अपने उत्पाद अपने ही देश में नहीं बेच पाते, तो हम विदेशों में कैसे बेचेंगे? फिर हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है? बर्बाद हो सकती है, हमें कहीं से फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए WTO देखती है कि ऐसा ना हो कि कोई कंट्री बहुत फायदा उठा ले। अब जैसे आप अमीर हैं तो ये कहीं से भी न्याय नहीं है कि आप अमीर हैं तो आप और अमीर होते चले जाएं और गरीबों का आप शोषण कर लें। उसके पास व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था के नाम पे आप उसको कंगाल कर दें। तो ये कंट्रोल करने के लिए कौन है? WTO, नियम बनाने के लिए। इसलिए वो रोकती है विकसित कंट्रीज को कि आप अपने यहाँ 5% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, और विकासशील को भी रोकती है कि आप 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। हालांकि लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, शिकायत भी होती है और WTO के द्वारा उन पर रोक भी लगाया जाता है। आप सभी को पता है कि ये निश्चित ही जिसके पास पावर है वो उसका दुरुपयोग नहीं करता है। तो आगे बढ़ेंगे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में कहाँ तक आपने नोट किया है? इस प्रकार की सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ठीक है बेटे, आगे बढ़ेंगे। इसमें मूलतः वे सभी सरकारी व्यय, इसमें मूलतः वे सभी सरकारी व्यय, इसमें मूलतः वे सभी सरकारी व्यय
तथा किसानों के लिए वैसे सभी प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। जो उत्पादन या मूल्यों के वर्तमान स्तर से संबंधित नहीं हो, जो उत्पादन या मूल्यों के वर्तमान स्तर से संबंधित नहीं हो, इसमें सभी सरकारी छूटें शामिल हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, शोध एवं अनुसंधान, कृषि पुनर्संरचना, खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण व्यवस्था, कीट एवं रोग नियंत्रण इत्यादि। ETC। यानी इसमें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में सरकार वो सहायता देती है जिससे कोई डायरेक्ट फायदा नहीं पहुंच रहा किसानों को, बल्कि ये ऐसी चीज कर रही है जिससे ओवरऑल संरक्षण का, सुरक्षा का काम करे। जैसे भंडारण, जो उत्पादित हो चुका है उसका अगर सही से भंडारण नहीं होगा तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर कीट और रोग लग गए हैं, अगर उनका निदान नहीं किया गया तो भी क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे। पर्यावरण संरक्षण, इससे स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। या इस तरह के जो भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं ये किसमें आ रहे हैं, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में। इससे ना कहीं उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, ना ही किसानों को कोई नगद फायदा दिया जा रहा है, तो ये कोई विकृति उत्पन्न नहीं करता। इसलिए इस पर चाहे जितना सरकार खर्चा करना चाहे WTO रोक नहीं लगाता है। ये है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। अब हेडिंग कीजिएगा अंबर बॉक्स सब्सिडी। अंबर बॉक्स सब्सिडी दूसरा है अंबर बॉक्स सब्सिडी। अंबर बॉक्स सब्सिडी समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट है आपका अंबर बॉक्स सब्सिडी। अब ये जो सब्सिडी है इस पे WTO रोक लगाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट फायदा पहुंचाता है किसानों को, उत्पादन बढ़ाता है, इसलिए इस पे WTO रोक लगाता है। इसी को कहते हैं अंबर बॉक्स सब्सिडी। इसमें नोट कीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार या WTO के अनुसार अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन, WTO के अनुसार अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन
कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार में विकृति या विसंगति उत्पन्न करती है इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल हैं जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं जैसे एमएसपी लिखिए या न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी को ही क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि पर छूटें। बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि पर छूटें। WTO के प्रावधानों के अनुसार किसी सदस्य देश द्वारा इस प्रकार की दी जाने वाली सब्सिडी किसी सदस्य देश द्वारा इस प्रकार दी जाने वाली सब्सिडी किसी सदस्य देश द्वारा दी जाने वाली इस प्रकार की छूटें या सब्सिडी को कम करके एक विशेष स्तर तक लाना तय है। ब्रैकेट में जिसे विकसित देशों के लिए 5%, जिसे विकसित देशों के लिए 5% प्रतिवर्ष 5% प्रतिवर्ष और विकासशील देशों के लिए 10% प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। और विकासशील देशों के लिए 10% प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। याद रहेगा मैम। अल्प विकसित देशों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है? नहीं बेटे, क्योंकि वो पहले से ही बहुत गरीब हैं। उनको तो मोटिवेट करता है WTO कि आप अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करिए। उनके यहाँ सरकारों को मोटिवेट करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ लोगों को मदद दीजिए। अभी तो आप लोगों को पढ़ाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो वहाँ बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक ऐसे देशों में निवेश करने के लिए मोटिवेट करता है कि आप ऐसे देशों में जाइए, वहाँ निवेश करिए, तो हम आपके ऊपर कोई टैक्स या रोक नहीं लगाएंगे अगर आप वहाँ पे निवेश करते, ताकि उन देशों का भी विकास हो। अगर वो उसके सदस्य देश हैं तो WTO, वर्ल्ड बैंक ये सब चाहते हैं कि ऐसे कंट्रीज का विकास हो जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जहाँ अभी भी लोग खेती पर निर्भर है, जहाँ उद्योग नहीं है, जहाँ तृतीय क्षेत्र का विकास नहीं है। इन सब के लिए ये लोग काम कर रहे हैं ताकि वहाँ पे भी विकास हो सके। तो केवल नियम किसके लिए है? विकसित और विकासशील के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसमें बस एक ही लाइन नोट कर लीजिएगा। शर्तों के साथ अंबर बॉक्स सब्सिडी को ब्लू बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाता है।
शर्तों के साथ अंबर बॉक्स सब्सिडी को, शर्तों के साथ अंबर बॉक्स सब्सिडी को ब्लू बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। ये बात समझ में आई? अगर तो आप शर्तों के साथ लागू कर रहे हैं अपने यहाँ सब्सिडी को, तो वो आपका क्या हो गया? ब्लू बॉक्स सब्सिडी हो गया। और आप शर्तों को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा आप दे रहे हैं, तो वो अंबर बॉक्स हो गया। तो ये ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स एक दूसरे के अपोजिट है और ग्रीन बॉक्स एकदम अलग है, उस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, आप हेडिंग कीजिएगा नए चैप्टर का सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं बफर स्टॉक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं बफर स्टॉक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड बफर स्टॉक। बताएं, आपको पता है इसके बारे में? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है और बफर स्टॉक क्या है? पीडीएस कुछ पता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपको कुछ पता है इसके? आपने पढ़ा होगा एमएसपी जिस चैप्टर में, उसमें बताया गया होगा कि सरकार जो एमएसपी जारी करती है, वो तो एक तो रीज़न होता है कि जो किसान हैं उनके उत्पादों का उनको सही मूल्य दे, कि उनके साथ न्याय करना। और दूसरा क्या रीज़न होता होगा, इसका उत्तर उसी में छिपा है। दूसरा क्या रीज़न है सरकार के द्वारा एमएसपी जारी करने का? अच्छा, ये आईएएस में या पीसीएस में किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एमएसपी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उसमें पॉइंट था एमएसपी से किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और दूसरा पॉइंट था एमएसपी सभी फसलों पे जारी किया जाता है। आप बताएं, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई सही नहीं? कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है, क्योंकि इसके उस क्वेश्चन में उत्तर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, 22 फसलों पर केवल लागू किया जाता है एमएसपी। हाँ, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब उनकी लागत से थोड़ा ज़्यादा उनको फायदा देना ताकि उनको घाटा ना हो, तो बहुत ज़्यादा लाभ उससे नहीं होता। हाँ, तो आप बताएंगे कि क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो जारी करती है उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या लेना है? सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो अगर कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे ना, लिंक कर पाएंगे तो आसानी होगी, बर्डन नहीं पड़ेगा। बताएं, अगर मैं कोई चीज़ बहुत सस्ते में खरीद रही हूँ आपसे और बड़े पैमाने पे खरीद रही हूँ, तो निश्चित ही तो मैं आपको चाहती हूँ कि नुकसान ना हो, कम से कम कुछ तो फायदा मिल जाए। दूसरा, मैं उसको खरीद रही हूँ तो उतना सारा चीज़ का मैं करने के वाली हूँ, कुछ तो करूँगी ही। एक रीज़न तो समझ में आ गया कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। दूसरा, मदद करने के अलावा भी तो कुछ तो होगा, उसका हम क्या करेंगे? मैम उसको बफर स्टॉक करेंगे, फिर हम ऐसे लोगों तक पहुंचाएंगे जिनकी मतलब ज़रूरत है। बात समझ में आ गई? तो पीडीएस करेक्ट हो गया कि नहीं एमएसपी से? यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम खाद्यान्नों को खरीद करके स्टोर करेंगे, फिर ऐसे लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है, जो बहुत गरीब है, जिनके पास खेती ही नहीं है या इतनी कम खेती है कि उतनी में अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, फिर हम ऐसे लोगों को कम पैसे में वो खाद्यान्न वितरित करते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन के मतलब बिलो पॉवर्टी के तहत दिया जाता है अनाज का वितरण। आजकल 35 केजी मिल रहा है ना, हर परिवार 35 केजी मिलता है। तो ये किसके थ्रू मिल रहा है? उसी एमएसपी के थ्रू, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हम उसका बफर स्टॉक बना करके फिर वितरित करते हैं। बात समझ में आ गया? कनेक्ट है ना? तो ये आपका चैप्टर है आज का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि सार्वजनिक रूप से जो सरकार के द्वारा वितरित की जाती है। आज इस प्रणाली को आप पढ़ने वाले हैं, ये कैसे काम करता है, सरकार
किसके द्वारा ये काम करवाता है, इसमें क्या क्या होता है और इसका क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो हेडिंग कर लीजिएगा। अब इसमें हेडिंग कीजिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेडिंग इतना ही केवल कर लीजिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। इसमें नोट कीजिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक प्रमुख नीति है। एक प्रमुख नीति है। इसका नीतिगत उद्देश्य खाद्यान्नों की, इसका नीतिगत उद्देश्य खाद्यान्नों की, इसका नीतिगत उद्देश्य खाद्यान्नों की यथा समय एवं कार्यकुशल खरीद के माध्यम से, यथा समय एवं कार्यकुशल खरीद के माध्यम से, यथा समय एवं कार्यकुशल खरीद के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हाईलाइट कीजिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र एवं राज्य सरकारों की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनाज की प्राप्ति, अनाज की प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, अनाज की प्राप्ति, भंडारण, परिवहन तथा राज्य सरकारों को थोक आवंटन करती है, तथा राज्य सरकारों को थोक आवंटन करती है। राज्य सरकारों को थोक आवंटन, थोक मतलब बड़े पैमाने में आवंटन करती है। यानी पीडीएस सिस्टम क्या है, किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार किसकी मदद से ये काम करती है? खाद्य निगम के माध्यम से करती है। भारतीय खाद्य निगम जो संस्था है उसके माध्यम से वो खाद्यान्नों को एकत्रित करना, भंडारण करना और राज्यों को थोक भाव में उपलब्ध या मतलब थोक में उपलब्ध कराना, यहाँ तक का काम हो गया केंद्र सरकार का। उसने भारतीय निगम जो है इसके माध्यम से क्या किया है? खाद्यान्नों को खरीदा, स्टोर किया और राज्य सरकारों को सौंप दिया। अब राज्य सरकार का काम शुरू हो जाएगा। वो ऐसे दुकानों का, ऐसी संस्थाओं का या ऐसी जगहों का पहचान करेगी जहाँ से मतलब लोगों को आसानी से कम कीमत पे अनाज वितरित किया जा सके, और ऐसे परिवारों की पहचान करेगी कि कौन कौन से परिवार जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन बीपीएल में है, कौन एपीएल में है, कौन अंत्योदय में है। पहचान करना किसका काम है? राज्य सरकार का।
और उन्हें अनाज उपलब्ध कराना भी किसका काम है? राज्य सरकार का। बात समझ में आ रहा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि सरकारों को थोक आवंटित या आवंटन करती है। राज्य के अंदर वितरण योग्य परिवारों की पहचान, राज्य के अंदर वितरण योग्य परिवारों की पहचान, राज्य के अंदर वितरण योग्य परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना, राशन कार्ड जारी करना तथा उचित मूल्य की दुकानों के कार्यकरण की निगरानी, तथा उचित मूल्य के दुकानों के कार्यकरण की निगरानी, राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व हैं, राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व हैं। अच्छा, पीडीएस के थ्रू लोगों को क्या क्या दिया जाता है? गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन, मतलब मिट्टी का तेल जिसे लोग कहते हैं गाँव में, ये सब चीजें दिया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा। लेकिन राज्य सरकारों को ये सारी चीजें उपलब्ध कौन कराती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसकी मदद से इसको काम करती है? भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। तो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर क्वेश्चन आए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का मतलब स्टोर करना, वितरित करना, ये सब कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम करता है। लेकिन ये टोटल जो काम होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये दोनों गवर्नमेंट करती हैं, केंद्र और राज्य सरकार। यानी किसानों से जो खरीदता है अनाज वो केंद्र करता है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। खरीदने के बाद उसको परिवहन करके स्टोर करने का काम भी केंद्र करता है। लेकिन वहां से फिर अनाज को निकाल करके राज्य सरकारों को सौंपने के बाद केंद्र सरकार का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद राज्य सरकार का काम क्या है कि ऐसे परिवारों की पहचान करे जो उसकी योग्य हैं, जिन्हें उसकी आवश्यकता है। उसके बाद ऐसे परिवारों के लिए राशन कार्ड जारी करना, उसी के थ्रू मिलता है। और ऐसे दुकानों की पहचान करना या ऐसे दुकान स्थापित करना जो उन्हें सही मूल्य पे, सही तरीके से, समय समय पे वो अनाज उपलब्ध करा दे। तो पूरी की पूरी श्रृंखला इस तरह से काम करती है। इसी को कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब रीडिंग कीजिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य, पहला पॉइंट, किसानों को उनके उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, किसानों को उनके उत्पादों के लिए एमएसपी देना, किसानों को उनके उत्पादन के लिए एमएसपी देना। नेक्स्ट पॉइंट, समाज के कमजोर वर्ग को उचित मूल्य पर खाद्यान्न, समाज के कमजोर वर्ग को उचित मूल्य पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना, खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट, खुले बाजार की वस्तुओं के मूल्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना, खुले बाजार के वस्तुओं के मूल्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना, खुले बाजार के वस्तुओं के मूल्य पर
अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सामाजिकरण का प्रयास करना। आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सामाजिकरण का प्रयास करना। आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सामाजिकरण का प्रयास करना। एंड लास्ट पॉइंट, खाद्यान्नों का आवश्यक स्टॉक बनाए रखना। खाद्यान्नों का आवश्यक स्टॉक बनाए रखना। खाद्यान्नों का आवश्यक स्टॉक बनाए रखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है। हो सकता है आईएएस या पीसीएस एग्जाम में, अब पीसीएस का एग्जाम भी आईएएस पैटर्न पे होने लगा है और आपका आरओ का पीसीएस पैटर्न पे होने लगा। तो अब यहाँ पे कूट के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। तो हो सकता है कूट में पूछ ले कि पीडीएस सिस्टम के पीछे गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है या पीडीएस क्यों बनाया गया है। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स में कुछ फेरबदल करके आपको गुमराह करने का प्रयास भी आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा है, किसानों को उनके उत्पादों के लिए एमएसपी देना। हाँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक उद्देश्य ये भी है कि किसानों को जो उनका उत्पादन वो कर रहे हैं उसके लिए कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए ताकि उनको नुकसान ना हो। उनको नुकसान किस स्थिति में हो सकता है, मान लीजिए इसी साल मानसून अच्छा हुआ और उत्पादन बहुत बढ़िया हुआ, इतना उत्पादन हो गया कि धान की बहुत ज़्यादा, अभी धान का सीजन है, बहुत ज़्यादा धान उत्पादन हो गया और जब किसी चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू घट जाती है और वो सस्ता हो जाता है। और अगर वो बहुत सस्ता हो गया तो किसानों की लागत नहीं आएगी, क्योंकि लागत तो लगती ही है, थ्रेसर का खर्चा या कंबाइन से कटवा रहे उसका, फिर ट्रैक्टर, फिर सिंचाई, फिर खाद कीटनाशक और बाकी उसका देखभाल करना। तो कम से कम सरकार उसका एवरेज निकलवाती है कि जितनी लागत आई है इस बार उससे किसानों को थोड़ा मुनाफा दिया जाए ताकि वो घाटे में ना जाए। तो अगर उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया और ऐसे में सस्ती हो गई और किसानों को नुकसान हुआ तो नुकसान अगली बार किसान उस चीज़ को कम उगाएंगे और कहीं अगली बार उत्पादन कम हो गया तो इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण फिर कैसे होगा। इसलिए सरकार प्रयास करती है कि उत्पादन के लिए किसान मोटिवेट रहे, उत्पादन वो करते रहें ताकि खाद्यान्नों की कमी ना हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करती है, एमएसपी जारी करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने, समाज के कमजोर वर्ग को उचित मूल्य पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। हाँ, आपको पता है आपके यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है, अब फिर से मैं हिस्ट्री में जाऊँगी, हालांकि आपकी इकोनॉमी में भी हिस्ट्री है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा आज़ादी के बाद देश में कृषि सुधार के लिए किए गए काम या लाए गए कानून, जिसमें चकबंदी, हदबंदी, जमींदारी उन्मूलन, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ऐसे बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। पूरा चैप्टर इतिहास में चला जाता है और एक चैप्टर और भी जाता है भू राजस्व से जुड़ा हुआ, जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं की वजह से विकृतियाँ उत्पन्न हुई। आपने इन व्यवस्थाओं में पढ़ा होगा कि ज़्यादातर लैंड एक व्यक्ति जमींदार के पास समझ जाता था और वो जमींदार उसका मालिक होता था, जिसे मन करे ज़मीन दे और जिसे मन करे उसे हटा दे। तो ऐसे महलवाड़ी में भी देखिए मुखिया ही ज़्यादातर उस पर कंट्रोल करता था। रैयतवाड़ी में आपने देखा धीरे धीरे करके महाजनों, साहूकारों और अमीर लोगों के पास लोग ज़मीनें गिरवी रखते चले गए। तो मैक्सिमम लोग क्या हो गए, विदाउट लैंड हो गए, उनके पास खेती रही ही नहीं। बड़े बड़े लोगों के पास ही ज़मीनें चली गई, कुछ लोगों की मुट्ठी में क्या आ गया, बहुत ज़्यादा ज़मीन। आज भी 20% लोगों के पास 80% लैंड है और 80% लोगों के पास मात्र 20% ज़मीन है। तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है कि नहीं है। यानी कि आप अपने गांव में देखेंगे जो गरीब तबके के लोग होते हैं जिन्हें हमारा समाज निम्न वर्ग का कहता है या शूद्र जैसे शब्दों से संबोधित करता है, जो कि सही नहीं है। ऐसे लोगों के पास आप देखिए नाम मात्र की ज़मीनें होती हैं, बहुतों के पास ज़मीन खेती होती ही नहीं है, वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके या जो भी मजदूरी करके वो खरीद करके खाते हैं। तो ऐसे लोगों के यहाँ परिवार भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते, जागरूक नहीं होते, तो उनके यहाँ
जनसंख्या भी ज़्यादा होती, बच्चे भी ज़्यादा होते, फैमिली भी ज़्यादा होती, उनका भरण पोषण करने में उनको क्या समस्या होगी ना, अगर गवर्नमेंट उनको ये खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराती है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? ऐसे लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराना जिनके पास ज़मीन नहीं है या वो इतना अर्न नहीं कर पाते कि अपने घर परिवार के लोगों का भरण पोषण कर सके। याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, खुले बाजार की वस्तुओं के मूल्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना। हाँ, क्या कोई बताना चाहेगा? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ, इसलिए मैं जानना चाहूँगी कि इसका क्या मतलब है। आप लोग बताएं बच्चा, इसका क्या मतलब? खुले बाजार की क्रियाएं पढ़ी होंगी आपने, आरबीआई, आपने मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा होगा। आरबीआई खुले बाजार की क्रियाओं के तहत ही मुद्रास्फीति और स्फीति को कंट्रोल करती है। फिर खुद अपना जो उसके हैं इंस्ट्रूमेंट जैसे CRR, SLR, ये सब चीज़ें बढ़ा घटा करके भी कंट्रोल करती है। तो खुले बाजार का मतलब क्या है? ओपन मार्केट क्या है बताएं। अगर थोड़ा भी लिंक कर पा रहे हैं या याद आ रहा है, रिकॉल कर पा रहे हैं तो बताएं, और लिंक फिर बता देती हूँ मैं। बस मैं जानना चाह रही हूँ कि दिमाग में रह गया है कि आप लोग पीछे का सब कुछ विनियमन करना भी बेटे, जैसे खुले बाजार की क्रियाओं के तहत मुद्रा का विनियमन तो होता है, मतलब उसमें नियंत्रण किया जाता है मुद्रास्फीति और अविस्फीति पे। ठीक है, सही है। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बैंक कह रहे हैं कि जैसे निजी क्षेत्रों जैसे सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण किया जाता है, और जैसे निजी क्षेत्रों द्वारा अगर जो रहेगा उनके हाथ में रहेगा तो इसकी कीमतें अपने आप बढ़ती जाएंगी, इस पर किसी का नियंत्रण होगा नहीं, तो लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा अनाज या फिर ये तो बेटे आप बता रहे हो कि अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों के पास आ जाता है। ये अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो आप कोशिश कर रहे हो लिंक करने का, अच्छा है, ये होना चाहिए। आप प्रयास कीजिए, अपना हाथ पर जहाँ तक मार सकते हैं वहाँ तक मारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं तो प्रयास करना बनता है। जैसे होता है जब थोड़ा सिखा दिया जाता है तभी उम्मीद करता है कि हाँ अब आप थोड़ा सा हाथ पैर मार सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया इकोनॉमी का, तो आप लिंक कर सकते हैं। अब देखिए, खुले बाजार का मतलब है कि जो मार्केट है इस पर भी तो किसी न किसी का कंट्रोल होता है, नहीं तो वस्तुएं क्या होंगी, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। तो जो मार्केट है ये कौन कौन सी नीतियों से कंट्रोल होता है? मार्केट या अर्थव्यवस्था कौन कौन सी नीतियों से कंट्रोल होता है, या कौन करता है कंट्रोल आपकी अर्थव्यवस्था को? आरबीआई, केवल आरबीआई। और बेटी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आरबीआई का इसमें लीड रोल है। और कौन करता है? सब कुछ पढ़ा होगा आपने, फाइनेंस मिनिस्टर, सही, यानी कि गवर्नमेंट का भी हिस्सा है फाइनेंस मिनिस्टर कहिए, या सीधे कहिए सरकार, यानी कि आपकी गवर्नमेंट भी करती है, आरबीआई भी करती है। मुद्रास्फीति और अस्फीति को कंट्रोल में आरबीआई भी लेकर के आती है और गवर्नमेंट भी हेल्प करती है इसमें। गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती हैं उससे भी ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे जो खाद्यान्न खरीदने का जो सिस्टम है, इससे भी खाद्यान्नों की कीमत को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या नहीं करती है? कर रही है ना। पीडीएस सिस्टम ही कहीं ना कहीं कीमतों को कंट्रोल करता है। अभी आपने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है किसी भी चीज़ का, उसकी अधिकता हो जाती है तो उसकी वैल्यू घट जाती है। मान लीजिए इस साल धान की बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार हो गई और सरकारें उसको ना खरीदे तो उसकी कीमत गिरेगी कि नहीं? बहुत ज़्यादा। तो मार्केट में क्या हो, बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, इतना सस्ता हो जाएगा कि किसान को नुकसान हो जाएगा, बाकी लोगों को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर भी उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो मार्केट में उसकी दाम क्या होंगे? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। किसानों को तो लाभ मिलेगा, लेकिन बाकी जो गरीब लोग हैं जिनके पास खेती नहीं है उनको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये ओपन मार्केट कंट्रोल हो रहा है कि नहीं पीडीएस सिस्टम से? यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ तब भी सरकार ने खरीद लिया, यानी मार्केट में अतिशय उस चीज़ की अधिकता नहीं हुई जिससे उसकी कीमतें एक सीमा से ज़्यादा नहीं गिरेंगी, एक सीमा पे बनी रहेंगी। तो कंट्रोल हुआ ना मार्केट का। और दूसरा बताएं, अगर किसी साल उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी? क्योंकि उत्पादन अच्छा नहीं होगा, उस चीज़ की कमी होगी तो निश्चित ही डिमांड तो है ही, तो वैल्यू बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ेगी।
अगर कीमत बढ़ी मार्केट में उस वस्तु की तो सरकार फिर क्या करेगी उसको सामान्य करने के लिए? नेक्स्ट स्टेप वो क्या उठा सकती है? आगे बेटे आगे आ जाइए, बताएं। बहुत आसान है बेटे, एक बार समझ लेना तो फिर रटना नहीं है। इकोनॉमी की मैक्सिमम बस दिमाग में ही बातें रहें तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो बफर स्टॉक खरीद के रखा है उसको किस लिए रखा है? एक तो बांट ही रही है, बाकी वो कुछ आपने एक पॉइंट अभी नोट करते समय लिखा था कि एक आवश्यक भंडारण स्टोर करके रखना, यानी कि जिस साल उत्पादन नहीं होगा बढ़िया, महंगाई होगी, उस साल क्या करेगा उस स्टॉक को बाहर निकाल देगा और मार्केट में उसकी उपलब्धि बराबर हो जाएगी और फिर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आपने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी कि जब किसी भी मुद्रास्फीति होती है यानी कि वस्तु और सेवाओं का दाम बढ़ता है तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या क्या करती है? तो सबसे पहला कदम उठाती है गवर्नमेंट कि उसके पास जो स्टॉक होता है उसे मार्केट में उतार देती है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उससे भी काम नहीं बन रहा है, तो ये जो लोग स्टोर करके रखते हैं ना गोडाउंस में, जो महंगाई बढ़ाने के लिए कि बढ़ेगा तो निकालेंगे, ऐसे जगहों पे छापे मारे जाते हैं, फिर उसे भी मार्केट में उतारा जाता है, उससे भी काम नहीं बनता तो सरकार आयात करती है या देश के दूसरे राज्यों से, या फिर वहाँ से काम नहीं बना तो विदेशों से आयात करती है। तो कई सारे स्टेप सरकार उठाती है स्फीति को कंट्रोल करने के लिए, और स्फीति को कंट्रोल करने के लिए भी इसी तरह से बहुत सारे कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाते हैं। तो पीडीएस सिस्टम से ओपन मार्केट कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने? आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सामाजिकरण का प्रयास करना। हाँ, सामाजिकरण का मतलब होता है कि आप समाज में रहिए, समाज के हर उससे जुड़िए, उनकी भावनाओं को समझिए, समाज में कैसे रहना है, कैसे भाईचारे से मिलजुल करके। तो सामाजिकरण का मतलब कि सबका सही रूप से विकास हो, सबको सारी चीज़ें उपलब्ध हो, सबका मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह का विकास हो। तो सामाजिकरण का मतलब यही है कि समाज में ना कोई बहुत अमीर हो जाए और ना ही कोई बहुत गरीब हो जाए, एक बैलेंस बना रहे। और जब बैलेंस बना रहेगा तभी खाई नहीं बनेगी, लोग एक दूसरे के साथ। आप ज़्यादातर किसके साथ रहना पसंद करते हैं? जो आपके बराबर का हो, चाहे वो दिमागी रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अमीर लोग अमीरों के साथ दोस्ती, या जैसा आपका मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है, आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनसे आपके विचार मिलते हैं, जिनके साथ आपके संस्कार मिलते हैं, सोच मिलता है। तो बहुत ऐसे होते हैं ना कि जो वर्ण को भी ढूंढते हैं, भाई जो बड़े वर्ण के हैं वो बड़े वर्ण के लोगों को ही दोस्त बनाना चाहते हैं। तो हर जगह आप अपने इक्वल लोगों को ढूंढते हैं ना, तो वो इक्वलिटी हर क्षेत्र में बनी रहे, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से। यही ड्यूटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो इसके द्वारा भी सरकार क्या करती है? सामाजिकरण करने का काम करती है। और खाद्यान्नों का आवश्यक स्टॉक बनाए रखना। हाँ, देखिए पॉइंट लिखा था ना आपने, खाद्यान्नों का आवश्यक स्टॉक बनाए रखना। एक स्टॉक होना चाहिए, नहीं तो पता चला एक साल उत्पादन बढ़िया हुआ और आपने उस साल खरीदा और बांट के खत्म कर दिया, अगले साल उत्पादन कम हुआ, तो आप अपने देश की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? मान लीजिए कोरोना काल आ गया, अर्थव्यवस्था ठप हो गई, अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं है एक्स्ट्रा तो आप उस अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल करेंगे? या मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया और बहुत भीषण सूखा पड़ गई, उत्पादन उतना बढ़िया नहीं हुआ, तो उस क्षेत्र के लोगों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे? और ये समस्याएं बनी रहती हैं, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी और कुछ समस्या। तो इससे भी निपटने के लिए सरकार को एक स्टॉक अपने पास रिजर्व रूप में हमेशा रखना पड़ता है, और वो भी किसके द्वारा होता है? पीडीएस के द्वारा होता है। और कुछ बचा? तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग कीजिएगा बेटी, ये तो हो गया। हेडिंग है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास। कब इसका विकास हुआ? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास किसी भी चीज का विकास तभी होता है जब उसकी जरूरत होती है। तो इसका शुरुआत तो बहुत पहले हुआ था, अंग्रेजों के टाइम में ही 1940 के दशक में उड़ीसा में भीषण अकाल पड़े थे। बंगाल और उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा था। उस समय वहाँ के लोगों को मदद पहुँचाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा इस सिस्टम की शुरुआत
किया गया था। हालांकि आप सभी को पता है उन्होंने कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, क्योंकि उनकी देश की जनता नहीं थी और ना ही उनके अंदर इतनी दयाशीलता थी कि वो लोगों को मरने से बचाएं। लेकिन थोड़ा बहुत एक नैतिक दबाव की वजह से या लोगों के दबाव की वजह से उन्हें करना पड़ा था। तो ये 40 के दशक में 1940 के दशक में उस भीषण अकाल से निपटने के लिए पहली बार पीडीएस सिस्टम का छोटे पैमाने में प्रयोग किया गया था। और आज़ादी के बाद इसकी शुरुआत, जब आप सभी को पता होगा आज़ादी के बाद देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, खाद्यान्नों का तो बहुत ही ज़्यादा समस्या था, इसीलिए पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी। और पहले पंचवर्षीय योजना का मेन मोटिव ही यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों का उत्पादन करके खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, ताकि अपने देश की जनता का कम से कम पेट तो भर सके, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता में रोटी, कपड़ा, मकान पहले हुआ करता था, अब तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई ये सब भी जुड़ गया है। तो खाद्यान्नों की क्या थी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उसको दूर करने के लिए क्रांति लाई गई थी, हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन इंडिया में और बोरलाग विश्व स्तर पे उस समय काम कर रहे थे इस क्षेत्र में। तो हरित क्रांति जब आई और उत्पादन आपके यहाँ पर्याप्त हुआ, अच्छा उत्पादन हुआ, तो उसके बाद अधिशेष जब होता है तभी तो आप स्टोर करते हैं या बेचते खरीदते हैं। तो हमारे पास अच्छा उत्पादन होने लगा और हम खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए। तब हमने क्या किया, पीडीएस सिस्टम को शुरू किया। जब हमारे पास अतिरिक्त हुआ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद, तब देश ने क्या शुरू किया, पीडीएस सिस्टम लागू किया और यहाँ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू हो गई थी। और ये लगभग आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना से काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसमें नोट करेंगे बेटे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसमें विकास के बारे में 1940 के दशक में बंगाल में पड़े अकाल के बाद 1940 के दशक में बंगाल में पड़े अकाल के बाद बंगाल में पड़े अकाल के बाद राशन व्यवस्था के रूप में इसकी शुरुआत हुई। राशन व्यवस्था के रूप में इसकी शुरुआत हुई। आगे चलकर इसी व्यवस्था को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में बदल दिया गया। आगे चलकर इसी व्यवस्था को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में बदल दिया गया। आगे चलकर इसी व्यवस्था को पीडीएस सिस्टम के रूप में बदल दिया गया। पीडीएस ने देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने, पीडीएस ने देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने, खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं भुखमरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एवं भुखमरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भुखमरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने खाद्यान्न की मूल्य वृद्धि रोकने, इसने खाद्यान्न की मूल्य वृद्धि रोकने, मूल्य वृद्धि रोकने तथा देश के शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं तक देश के शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं तक खाद्य पहुंच को सुनिश्चित किया है। खाद्य या खाद्यान्न पहुंच को सुनिश्चित किया है। खाद्यान्न पहुंच को सुनिश्चित किया है। 1960 के दशक में हरित क्रांति की सफलता के बाद 1960 के दशक में हरित क्रांति की सफलता के बाद
1960 के दशक में हरित क्रांति की सफलता के बाद 1970 तथा 1980 के दशक में 1970 तथा 1980 के दशक में पीडीएस का विस्तार जनजातीय तथा उच्च गरीबी वाले क्षेत्रों तक, पीडीएस का विस्तार जनजातीय एवं उच्च गरीबी वाले क्षेत्रों तक किया गया। उच्च गरीबी वाले क्षेत्रों तक किया गया। बात समझ में आया? 1940 के दशक में जब अकाल पड़ा तो वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई और यही आगे चल के हरित क्रांति के बाद पीडीएस सिस्टम के रूप में आया सामने। और यहाँ आप देख रहे हैं 60 में तो हमने इस सिस्टम का शुरुआत किया, लेकिन 70 और 80 के दशक तक आते आते हमने जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातियाँ ज़्यादातर कहाँ रहती हैं? जंगलों में, तो इन तक भी इसको पहुँचाया। यानी कि आज के टाइम पे इस सिस्टम का उपयोग आपके देश के कोने कोने में हर वो इंसान कर रहा है जिससे इसकी आवश्यकता है, चाहे वो किसी दुर्गम क्षेत्र में रहने वाला गरीब हो या जनजाति ही क्यों ना हो, सभी को पीडीएस सिस्टम का लाभ मिल रहा है। और ये दुनिया के बड़े सिस्टम में से एक है, बहुत बड़े सिस्टम में से एक है भारत का पीडीएस सिस्टम, क्योंकि मैक्सिमम जो गरीब जनता है उसको इसका लाभ मिल रहा है। अब हेडिंग कर लीजिएगा। हाँ बेटी, जंगल में जनजाति हैं उन तक भी पहुँचाया जा रहा है। हाँ उन तक पहुँच, मतलब उनके पास कोई बाहरी जाकर मार देते नहीं तो एक सिस्टम के थ्रू जाता है ना बेटे। जैसे कुछ जनजातियां हैं और हर कोई नहीं है ऐसा, जैसे जो जारवा जनजातियां हैं आपके, सेंटली जनजातियां जो अंडमान निकोबार में, यहाँ पे इसका लाभ नहीं पहुँचाया जा सकता क्योंकि ये बाहरी लोगों को अपने पास आना जाना नहीं देने चाहते, नहीं पसंद करते। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अंडमान निकोबार में हैं। बाकी जो आपके जंगलों में हैं, चाहे वो एमपी के जंगल हो, झारखंड के जंगल हो, छत्तीसगढ़ के हो या फिर पूर्वोत्तर राज्यों के हों या जम्मू कश्मीर की जनजातियाँ हों, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कौन से राज्य में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। बहुत सारी जनजातियाँ हैं और हर राज्य में कई प्रकार की, यूपी में कई प्रकार की जनजातियाँ हैं तराई क्षेत्रों में। तो इन जनजातीय क्षेत्रों में भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित है बेटे, लेकिन वो जो इंसानों को अपने पास आने नहीं देना चाह रहे हैं, उनके पास यहाँ ये चीज़ें उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल है। और ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। बाकी आपके इंडिया के हर क्षेत्रों की जनजातियाँ अब तो वो चुनाव वगैरह में भी भाग लेने लगी हैं, अब वो सामान्य लोगों के साथ मिलने लगे। और इसके पीछे रीज़न सिर्फ वही नहीं है, हम हैं भी तो स्वार्थी, जो पढ़े लिखे थोड़े से जानकार लोग होते हैं वो चीज़ों का दुरुपयोग करने लगते हैं ना। दुरुपयोग ज़्यादातर कौन करता है? जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं वो भी करते हैं, या जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है वो, ये लोग ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। तो उनके पास जंगल है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, और हम दिमाग वाले लोग पेड़ों को बेच के पैसा कमा लें, जमीन खोद के कोयला निकाल के पैसे कमा लें। हमें तो सिर्फ पैसा पैसा दिखता है, बट वो प्रकृति से प्रेम करते हैं और इसलिए वो जहाँ रहते हैं उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते और हम लोग उन्हें हटा करके उनका सामानों का दोहन करना चाहते हैं, इसलिए वो हमसे दूर रहना पसंद करते हैं, हमारे से वो नहीं मिलना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे करके अब वो भी जागरूक हो रहे हैं। बात समझ में आ गया? और कोई दिक्कत बेटे? देश के प्रेसिडेंट वहीं से निकले। हाँ बेटे, जनजातीय क्षेत्र से नहीं मानी जाती, लेकिन ऐसे जनजातियाँ जो पढ़ लिख करके काफ़ी एडवांस हो चुकी है ना। बहुत सारी जनजातियाँ हैं, जैसे आप ही लोगों में से हो सकता है कोई जनजाति है उसका हो। जनजाति का मतलब ये थोड़ी है कि कोई ऐसा कोई विचित्र थोड़ी नहीं है ऐसा जो आप करने लगे। सामान्य लोगों की तरह वो भी होते हैं, बस हमारे जैसे होते हैं। अब चूंकि हम शहरी लाइफ जी रहे तो हमारा ड्रेस पैटर्न, खान पान, उठने बैठने का तरीका, बोलने चालने का तरीका डिफरेंट है। वो नेचर के साथ रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, उन्हें इन सब क्रीम पाउडर और बाहरी दिखाव से मतलब नहीं है। तो इसलिए वो थोड़े से देखने में आपको गंदे भी दिख सकते हैं, थोड़े अलग दिख सकते हैं, लेकिन वो है तो इंसान ही। और शायद वो आपसे ज़्यादा जानकार होते हैं नेचर के बारे में। वो ऐसी चीज़ें बता देंगे जो आप सदियों रिसर्च करते रह जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपसे ज्ञान में वो कहीं से पीछे नहीं है, बल बाहरी दिखावटी सुंदरता आप सुंदरता के मायने आजकल है कि जो दिखने में गोरा हो, थोड़ा स्मार्ट लुक हो, अच्छे बाल, अच्छे कपड़े हो, उसी को हम सुंदर कहते हैं। लेकिन सुंदरता का सही डिफिनेशन कलर नहीं होता,
वो बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, पहनावा नहीं होता, विचार होते हैं, आपकी सोच होता है, आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं। अगर आप जानवरों को नहीं फीलिंग उनकी समझते, प्रकृति से प्यार नहीं है, आपको इंसानों की वैल्यू नहीं करते, तो फिर आप खूबसूरत नहीं हैं। तो हमारी नज़रिए को अगर देखें तो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत संकीर्ण नज़रिया है हमारा। हमसे कहीं ज़्यादा ब्रॉड वो अपना नज़रिया रखते हैं, जो पेड़ों से प्यार करते हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, जो प्रकृति की से ही अपनी दवाएँ, अपना खाना, हर चीज़ वो जीते हैं, है ना। तो इसलिए वो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा जानकार हैं। ऐसा अगर सोचेंगे तो उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। चलिए, हेडिंग है आपका नेक्स्ट, पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हाईलाइट कर लीजिएगा। इस प्रणाली की शुरुआत जून 1992 में, इस प्रणाली की शुरुआत जून 1992 में, ये क्लियर हाईलाइट कर लीजिएगा, 1992 में पीडीएस को मजबूत एवं कारगर बनाने, जून 1992 में पीडीएस को मजबूत एवं कारगर बनाने, इस प्रणाली की शुरुआत जून 1992 में पीडीएस को मजबूत एवं कारगर बनाने और इसे दूर दराज पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों तक विस्तृत करने के उद्देश्य से, पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों तक विस्तृत करने के उद्देश्य से की गई थी। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं लिखवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 1992 में फिर से इसमें क्या किया गया, कुछ परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया, पुनर्गठित किया गया और इसका फायदा फिर मरुस्थल के क्षेत्र में रह रहे हो, पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हो या और भी ज़्यादा दूर के इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुंचाने का टारगेट रखा गया। और ये टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं ना, क्योंकि शुरू में हमारे पास इतने खाद्यान्न नहीं थे कि हम हर किसी की ज़रूरत पूरा कर सके, तब हमने कुछ लोगों को दिया, उसके बाद बढ़ा करके फिर जनजातीय क्षेत्रों में गए, 92 तक पहुँचते हमने मरुस्थल और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाना शुरू कर दिया था। अब हेडिंग लीजिएगा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब इसको समझ लीजिए बेटी। लक्षित का मतलब होता है, जैसे अभी तक आप देख रहे हैं कि सार्वजनिक प्रणाली सभी के लिए है, क्योंकि तब मैक्सिमम जनता बहुत गरीब थी, तो इसलिए सरकार एक तरफ से सभी को इसका फायदा दे रही थी। लेकिन अब सरकार को लगा कि नहीं, जो लोग इसका मतलब फायदा लेने के योग्य नहीं है, ऐसे लोगों को अब हटा दिया जाए। और यहीं से आया क्या, गरीबी लाइन रेखा, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसके बिलो पॉवर्टी लाइन के अलावा एक और आया अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि एकदम जो गरीबों में भी जो गरीब है, जो अत्यंत गरीब है, उनके लिए क्या आया, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय मतलब समाज का जो अंतिम पीढ़ी का, अंतिम लाइन का जो सबसे गरीब है, उसका भी उत्थान हो, वो है अंत्योदय अन्न योजना। तो आपका जो लक्षित है, यहाँ पे लक्ष्य बनाया गया कि हम किनको देंगे और किनको नहीं देंगे। फिर जो अमीर लोग थे उनको इस लाइन से हटा दिया गया, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को टारगेट किया गया और फिर ऐसे लोगों को ही केवल पीडीएस सिस्टम के थ्रू लाभ पहुंचाया जाने लगा।
इसके पहले सभी को इसका फायदा मिल रहा था, हर कोई अनाज ले सकता था। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें 2 लाइन नोट कर लीजिएगा। खाद्य सब्सिडी के बढ़ते हुए भार को कम करने के उद्देश्य से, खाद्य सब्सिडी के बढ़ते हुए भार को कम करने के उद्देश्य से तथा उसे उन लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने, कम करने के उद्देश्य से तथा उसे उन लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने, उन लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए जिन्हें उसकी अधिक आवश्यकता है, जिन्हें उसकी अधिक आवश्यकता है, भारत सरकार ने जून 1992 से, हाईलाइट कर लीजिएगा, भारत सरकार ने जून 1992 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2002 से 1 अप्रैल 2002 से 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार, 1 अप्रैल 2002 से 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार अनाज दिया जा रहा है। पहले ये 10 केजी था, फिर इसे बढ़ा के 25 केजी किया गया था, वर्तमान में अभी 35 केजी दिया जा रहा है। और 2002 से अंत्योदय अन्न योजना शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, आपका लक्षित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये कब आया है? 1997, नहीं क्या आया बेटी, 97 है ना? 92। और इसके बाद अभी क्या लिखा है आपको? ये 97 से है, पुनर्गठित जो है वो 92 से है, लक्षित 97 से है ना, पुनर्गठित 92 से है, और आपका अंत्योदय अन्न जो है वो कब से होगा? 2000 से। ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने कहा ईयर को हाईलाइट कर लीजिएगा। पुनर्गठित 92 से, लक्षित 97 से, अंत्योदय अन्न योजना 2000 से। ये ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी आपको कोर्ट में मैच करने के भी आ सकता है, या इंडिविजुअल भी पूछ सकता है, या आपका ऐसे भी ऊपर नीचे करके इसको सही मिलान करने को दे सकता है। जून में लागू हुआ था। हाँ बेटे, जून 1 अप्रैल 2000 नहीं बेटे, ये नहीं कह रहे, ये लक्षित जो आपका पूछ रहे हैं ना, ये कब से लागू हुआ है। ठीक, अब रीडिंग कर लीजिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु उपाय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु 2000 है बेटे, 2002 लिखा क्या आपने? 2000 है, मैंने 2000 ही तो लिखा है। 2002 लिखा है। अच्छा 2000 से नहीं बेटे, 2000 कर लीजिएगा, देखिए 2 मैंने लिखा है, 2000 लिखा है 2000 से शुरू हुआ है। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना 2000 से शुरू हुआ। 2002 से तो आपका 35 किलोग्राम अनाज का मात्रा कर दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, रीडिंग कर लीजिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु उपाय। हाँ, तो बताएं कौन कौन से तरीके हैं जिससे इस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकता है। आपका एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की जो सरकार है, आपने अभी पढ़ा ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो थोक में जब गवर्नमेंट, केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे देती है,
तो वहाँ से किसका काम शुरू हो जाता है? राज्य सरकार का। लोगों को पहचान करना, किसे देना है, कौन से दुकान के थ्रू देना है, किस आधार पे देना है, ये सारा काम किसका है? राज्य सरकार का। तो इतने सारे राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ जिसने इतना शानदार इसका व्यवस्था किया है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार 0% कर दिया उसने। पीडीएस में आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, इतना बढ़िया उन्होंने सिस्टम इसका लागू किया है पीडीएस सिस्टम का। तो कौन कौन से तरीके हैं जो राज्य सरकारें अपने यहाँ इसको इस तरह लागू कर सकती है जिससे इसमें भ्रष्टाचार ना हो? चूँकि आप सभी को पता होगा जो दुकान पे आता है वो दुकान वाले भी क्या करते हैं, उसको बेच करके खराब ला के अनाज दे देते हैं लोगों को। कभी कभी वो कम मात्रा में तौल देते हैं उनको, तो इस तरह से कभी कभी वो देते ही नहीं हैं। तो ये सब क्या है? भ्रष्टाचार है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग इसके योग्य नहीं हैं उनको भी ये व्यवस्था दे दिया जाता है, वो भी कुछ घूस वगैरह दे के इस कार्ड का या इसके क्या लाभ उठा लेते हैं। तो ये सब क्या है? भ्रष्टाचार है, इसको रोकना चाहिए। तो ये काम सबसे बढ़िया किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। वहाँ तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना, तो बेटे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे सिस्टम है ना, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे आप देखिए तो आपका जो सिक्किम है वो जनसंख्या के आधार पे काफ़ी छोटा राज्य है, काफ़ी छोटा राज्य है, लेकिन उसने अपने यहाँ कौन सा सिस्टम शुरू किया? इंडिया का पहला राज्य है वो, आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा, जैविक कृषि वाला राज्य बना। 2016 से ही वो बना हुआ है, 10 साल होने को है। तो जैविक स्टेट बन गया वो, जबकि उसके पास इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो बहुत एडवांस राज्य है। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु इन सब की अपेक्षा देखा जाए तो कोई बहुत एडवांस नहीं, शिक्षा में ना बहुत आगे है ना ही और बाकी क्षेत्रों में, बल्कि एक बहुत ही शांत बौद्धिस्ट राज्य है। यहाँ पे क्या किया गया है? जैविक कृषि आधारित राज्य हो गया, पूरी तरह से ऑर्गेनिक कृषि होती है यहाँ पे। तो ऐसे ही भारत के कुछ राज्य हैं जो शानदार काम करते हैं, उसी में से एक आपका छत्तीसगढ़ है जिसने अपने यहाँ पीडीएस में 0 भ्रष्टाचार किया हुआ है, शून्य भ्रष्टाचार किया हुआ है। तो ऐसे बाकी राज्य भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सरकारें अच्छी चीज़ों से मोटिवेट नहीं होती। उन्हें जाति धर्म, एक तो पहले से हमारे यहाँ ये इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली चीज़ है, उसे ख़त्म करने के बजाय उसे और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि सोचना चाहिए कि कृषि में ऑर्गेनिक कृषि हो, पेड़ जो इतना ज़्यादा कट रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, उस पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को कम करने का उपाय ढूंढा जाए। जितनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ और भी मशीनरी, मेडिसिन उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों की जो मृत्यु दर इतना ज़्यादा है वो कम हो। जो शिक्षा का लेवल इतना लोएस्ट है आपके देश में, कोई इनोवेशन नहीं, कोई वही पुराने तौर तरीके से शिक्षा दी जा रही है, कोई सिलेबस में बदलाव नहीं, कुछ भी नया नहीं सिखाया जाता, इसलिए बच्चे बोर होते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, घर बैठे डिग्रियाँ लेना पसंद करते। इन सब में कोई सुधार नहीं कर रही गवर्नमेंट, क्योंकि नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ऐसे आपके देश में कुछ ही राज्य हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, और जो बेहतर काम कर रहे हैं उनके लिए तो क्लैपिंग बनती ही है। तो बात समझ में आया? पीडीएस सिस्टम में किसने अच्छा काम किया है? छत्तीसगढ़ ने। और अगर आपके हिसाब से वो नक्सली प्रभावित राज्य है वो कर सकता है, तो फिर आपकी यूपी में क्यों नहीं हो सकता या अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, तो आपने लिखा प्रभावी बनाने के उपाय। तो प्रभावी बनाने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, आप उससे बताना चाहेंगे? प्रभावी करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उससे एक दो पॉइंट आप बता सकते हैं, व्यवहारिक जानकारी से भी बता सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ के सीएम हो और आपको अपने यहाँ पीडीएस सिस्टम लागू करना है, तो आप कौन सी चीज़ें करेंगे जिससे कि भ्रष्टाचार ना हो? सबसे पहले तो जन जागरूकता हो, सबसे ज़रूरी है। ठीक है, चलिए जागरूकता, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाते तो और क्या कर सकते हैं आप? जागरूकता तो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, जागरूकता ज़रूरी है। और कुछ जब आप परिवारों की पहचान कर रहे हो तो उसमें भी कड़ाई से काम करें कि ऐसे लोगों को भी इसकी फायदा ना दे जो उसके योग्य नहीं है, यानी कि परिवारों का सही पहचान हो। दूसरा, आप जिन दुकानों को आवंटित कर रहे हैं वो अनाज वितरित करने के लिए, वो कैसा है,
उसका काम कैसा है, फेयर है कि नहीं। अब देखिए छत्तीसगढ़ में ये क्यों मतलब सही चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे किसी दुकान पे नहीं ये काम दिया गया, बल्कि सहकारी समितियों को, जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, जो सेवा का काम करते हैं, जो लोगों को मदद करने के लिए बनी होती है, ऐसे संस्थाओं के काम दे दिया गया है जो बिना लाभ के लोगों की मदद करने का काम करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को ये काम दिया गया। तो वो चोरी करेंगे नहीं, क्योंकि उनका मेन मोटिव ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। तो ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ ने काम दे दिया है कि आप अनाज का वितरण करेंगे अपने क्षेत्र में, इसलिए वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। दूसरा, जो भी डाटा है उसका उन्होंने सीधे क्या कि ऑनलाइन कर दिया है। ये नहीं कि कागज़ में लिखा पड़े हो, कुछ भी लिख के कागज़ों में दबा दिया जाए। ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड बन कि हाँ इतने व्यक्तियों को इतना अनाज मिला, किस डेट पे कहाँ कितना वितरित हुआ, ये सब क्या कर दिया गया है, ऑनलाइनकरण कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो वो हम भी कर सकते हैं। इस तरह जो स्टॉक जा रहा है उसका सही से भंडारण हो, बर्बादी ना हो, क्योंकि आप सभी के यहाँ पता है कि उत्पादन तो इतना होता है आप इंडिया में कि अगर उसका सही से भंडारण हो तो बहुत ज़्यादा आप उस फायदे में रहेंगे उसको निर्यात करके। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जितना आपके यहाँ हर साल अनाज सड़ जाता है गलत या खराब भंडारण व्यवस्था की वजह से, उतने में यूरोपीय कंट्रीज एक साल का अपना खाने का पूर्ति कर देते हैं। सोचिए कितना ज़्यादा अनाज आपके यहाँ सड़ता है। आप सरकारी कोई भी संस्था देख लीजिए क्या हालत है, स्कूल कॉलेज देख लीजिए, छत गिरने की स्थिति में रहते हैं, कोई रिपेयर नहीं है। हॉस्पिटल से देख लीजिए, वर्षों से जो बने हैं उतने ही हैं, आगे कोई बढ़ोतरी नहीं है, वो बर्बादी होते जा रहे हैं। ऐसे ही जहाँ पे खाद्यान्न स्टोर किए जाते हैं उन गोडाउन की स्थिति जाके देख लीजिए, पानी भर जाता है, अनाज सड़ जाते हैं, लेकिन सरकारी जो व्यवस्था है बढ़िया नहीं होने की वजह से ये जो खाद्यान्न स्टोर किए जाते हैं वो हर साल बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं। अगर इसको भी सही तरीके से स्टोर किया जाए तो इसका भी फायदा मिल सकता है। तो प्रभावी बनाने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों पे ही सरकार ध्यान देते तो ये सिस्टम क्या होगा, काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। तो क्या लिखवाना पड़ेगा या समझ जाएंगे आपको, समझ में आ रहा है? बताएं, अगर नोट करना हो तो भी बताएं, और अगर समझ गए हैं तो भी बताएं। समझ गए हो तो आगे बढ़ें। नोट करवा दें, ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत या कार्यक्रम के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी की राशि, लाभार्थियों को सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में, सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर देनी चाहिए, हस्तांतरित कर देनी चाहिए। अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि जो हम उनको खाद्यान्न दे रहे हैं उसका मूल्य ही उनके खाते में डायरेक्ट हमें दे देना चाहिए। इससे क्या होगा, परिवहन का खर्चा बचेगा, भंडारण का खर्चा बचेगा, जो लीकेज होती मतलब जो बेईमानी होती है, जो लोग अनाज चुरा लेते हैं, बेच लेते हैं गैर कानूनी तरीके से, वो सबसे भ्रष्टाचार में कमी आएगी अगर हम डायरेक्ट उनके खाते में पैसा डाल देते हैं। तो बात समझ में आए? तो क्या क्या फ़ायदा होगा, तो इनके हिसाब से पैसे डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से सरकार बचेगी। तो क्या दिखा दूँ कि पैसे डालने से क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे गवर्नमेंट को, समझ जाएंगे ना। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है लाभार्थियों को खाद्य स्टॉक जारी किया जाना चाहिए, लाभार्थियों को खाद्य स्टॉक जारी किया जाना चाहिए, खाद्य स्टॉक जारी किया जाना चाहिए जिससे वे अपनी आवश्यकता अनुसार, जिससे वे अपनी आवश्यकता अनुसार
समय पर नजदीकी दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर सके। नजदीकी दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर सके। इनके कहने का मतलब है उनके अकाउंट में पैसा होगा, जब उनको जरूरत होगी वो अपने आसपास के किसी भी दुकान से वो खाद्यान्न खरीद लेंगे। आपने एक शासक का नाम सुना होगा जिन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करी थी, अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने बहुत बड़ी सेना रखी थी और उसको नगद वेतन देने वाले वो पहले शासक थे। उन्होंने वेतन बहुत कम दिया था, लेकिन यह क्या खाद्यान्नों के मूल्य को नियंत्रित कर दिया ताकि कम पैसे में भी लोगों की जरूरतें पूरी हो जाए। तो ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं उससे मोटिवेटेड लग रही ना कि आप अकाउंट में पैसा दीजिए, खाद्यान्नों को मार्केट में उतार दीजिए, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं, फिर जनता को कोई एक दुकान नहीं ढूंढना होगा, वो किसी भी दुकान से उस चीज़ को खरीद लेंगी। आपको फायदा क्या हुआ? ये जो फालतू खरीदना, फिर परिवहन करना, फिर भंडारण करना, फिर वहाँ से वितरित करना, दुकान लक्षित करना, भ्रष्टाचार कम करना, इन सबसे क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। इससे जो नुकसान होता है उससे आपको फायदा मिलेगा। बात समझ में आया? कि 2 पॉइंट आपको अलाउद्दीन खिलजी क्या दिला रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज संस्थाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्थाओं को पीडीएस से जोड़ना चाहिए। ये बात समझ में आया? यानी ये काम प्रधान जी को दे दीजिए, अपने गांव में, अपने पंचायत में घरों किन किन लोगों को इसकी आवश्यकता है, उसके लिए अलग से दुकान की क्यों व्यवस्था करना, ये काम किसको दे दीजिए? प्रधान को दे दीजिए। वो गांव प्रधान वो अच्छे से जानेंगे हमारे गांव में किसको इसकी आवश्यकता है, राशन कार्ड जारी कर दीजिए, वो जा करके वहाँ से ले सकते हैं। तो ये कह रहे हैं उसको पंचायती राज से कनेक्ट कर दीजिए, दुकानों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, उचित मूल्य की दुकानों के संचालन का कार्य, उचित मूल्य के दुकानों के संचालन का कार्य, उचित मूल्य के दुकानों के संचालन का कार्य गैर सरकारी संगठनों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों आदि को दिया जा सकता है, एवं सहकारी समितियों आदि को दिया जा सकता है। जैसा कि कौन सा राज्य ने किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने यही काम किया है और ये लोग भ्रष्टाचार नहीं करते, इसी वजह से वहाँ पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत या पीडीएस के तहत वितरण किए जाने वाले, पीडीएस के तहत वितरित किए जाने वाले, पीडीएस के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों में स्थानीय आवश्यकताओं एवं मांग को ध्यान में रखना, स्थानीय आवश्यकताओं अच्छा फिर से रिपीट कर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों में स्थानीय आवश्यकताओं एवं मांग को ध्यान में रखा जाना चाहिए, एवं मांग को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्नों को तौलने हेतु, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्नों को तौलने हेतु, खाद्यान्नों को तौलने हेतु इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। जैसे आप लिखेंगे अभी भी जो अनाज तौल के देते हैं वो कैसे पुराने तौर तरीके तुला और बाट का प्रयोग करके करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मशीनें इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। और जो वितरण का काम जिस दुकान को आप देते हैं उसका कमीशन बढ़ा दीजिए, क्योंकि कमीशन कम होता है तो वो क्या करते हैं उस अनाज से गाड़ी मारना जिसको कहते हैं ना, बचा लेते हैं और इसको बेच करके वो ज़्यादा कमीशन लेने का कोशिश करते हैं। तो उनका कमीशन बढ़ा दीजिए, मशीन कैसा कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक, तब इसमें वो कोई चुंबक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई काम नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गया, एक ही तरीका है। एंड लास्ट पॉइंट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, हाँ मेरी अगला पॉइंट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों को ले जाने वाले ट्रकों में जीपीएस प्रणाली का प्रयोग, पीडीएस के तहत खाद्यान्नों को ले जाने वाले ट्रकों में जीपीएस प्रणाली का प्रयोग करके, ट्रकों में जीपीएस प्रणाली का प्रयोग करके उन पर निगरानी रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। जीपीएस प्रणाली का प्रयोग करके उन पर निगरानी रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी जो भी ट्रक हैं जो अनाज को ले जाते हैं, जीपीएस प्रणाली का मतलब होता है जैसे जब आप कहीं जाते हैं रास्ता ढूंढना होता है तो आप लोकेशन डाल देते हैं ना, फिर उस जगह पे आप पहुंच जाते हैं। तो अगर किसी भी उसमें आप जीपीएस सिस्टम से उसको कनेक्ट कर देंगे तो अगर वो कहीं रुक रहा है तो उसमें से सामान वगैरह निकालने का प्रयास किया जा रहा है तो पता चल जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे ट्रक रुका है और क्यों रुका है, ये सारी चीज़ें आप निगरानी कर सकते हैं। तो जब जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट होगा तो कहीं भी रुक के वो अनाजों की हेरा फेरी या कम नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, उतार देते हैं बोरियाँ कुछ और वो मिली भगत रहती है, बेच लेते हैं, उसके पैसे वो अपने पास रख लेते हैं। तो उसको किससे कनेक्ट करना चाहिए, जीपीएस से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप पारदर्शिता ला सकते हैं अगर आप इस काम को करने का उत्तरदायित्व लेते हैं तो। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग मैम। हाँ विनी, दूसरे क्लास का टाइम नेक्स्ट क्लास लेनी है, ठीक है। तो ये आपका कल 10 मिनट और लगेगा, 15 मिनट, फिर इससे आए हुए क्वेश्चन भी पूछेंगे और फिर आपका नया चैप्टर शुरू होगा।